नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। वैम्पायर फेशियल से एचआईवी संक्रमण का मामला आया सामने। यूएसए में मिला ऐसा पहला केस। ब्लड की मिस हैंडलिंग में लापरवाही रही वजह। यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पहुंचे चीन के बदले तेवर। यूएसए और चीन को सहयोगी बताया। ईयू में आया कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव। व्यापार करने के लिए कड़े नियम करने होंगे फॉलो। फेज्ड मैनर में होगा लागू। चलिए खबरों की शुरुआत करें। ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, मतलब कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। लेकिन यह बात अगर सही होती तो ब्यूटी इंडस्ट्री आज के वक्त में $1 मिलियन इंडस्ट्री न होती। खूबसूरत और हमेशा यूथफुल दिखने की चाहत में लोग तमाम तरह की बीमारियों को मोल न ले रहे होते। दुनिया के हर समाज ने सुंदरता के लिए अपने अपने पैमाने निर्धारित किए। स्त्री हो या फिर पुरुष, सबकी सुंदरता एक निश्चित पैमाने से निर्धारित होती है। स्त्रियों के मामले में तो सुंदरता को लेकर अलग लेवल का ऑब्सेशन है। हाल ही में एक खबर आ रही है, न्यू मैक्सिको के स्पा में एक महिला फेशियल करा के एचआईवी से संक्रमित हो गई। मामले की जानकारी यूएसए के सीडीसी यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन डिपार्टमेंट ने दी है। यहां पर क्लियर कर दें कि न्यू मैक्सिको यूएसए का एक स्टेट है। सीडीसी के मुताबिक कॉस्मेटिक इंजेक्शन से एचआईवी ट्रांसमिशन का यह पहला मामला है। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा संक्रमण जो शरीर के इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी सबसे एडवांस स्टेज है। एचआईवी शरीर की श्वेत रक्त कणिकाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को टारगेट करता है। इससे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। शरीर टीबी, कैंसर और अन्य संक्रमणों का आसानी से शिकार हो जाता है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड, ब्लड, ब्रेस्ट मिल्क, सीमन और वजाइनल फ्लूइड के जरिए फैल सकता है। इसमें मां से बच्चे को भी संक्रमण हो सकता है। वर्तमान में एचआईवी के संक्रमण के लिए कोई इलाज नहीं है। इसमें एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के जरिए वायरस को शरीर में और फैलने से रोका बच जा सकता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एचआईवी संक्रमण का इलाज नहीं करती, लेकिन इम्यून सिस्टम को मजबूत जरूर बनाती है। आइए वापस खबर पर लौटते हैं। दरअसल उस महिला ने एक फेशियल लिया था जिसे वैम्पायर फेशियल कहते हैं। इस फेशियल में चेहरे से एक्ने यानी मुहासों और रिंकल्स यानी झुर्रियों को कम करने का दावा किया जाता है। साथ ही स्किन टाइटनिंग के लिए भी इस फेशियल का इस्तेमाल होता है। फेशियल के प्रोसेस में बॉडी से ही ब्लड निकालकर उसमें से प्लाज्मा को सेपरेट कर लिया जाता है। फिर इसे छोटे छोटे नीडल्स के जरिए चेहरे में इंजेक्ट किया जाता है। इस दौरान अगर ब्लड हैंडलिंग से लेकर प्लाज्मा को इंजेक्ट करने तक सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो किए जाएं तब तो ठीक, वरना कोई ना कोई इन्फेक्शन फैलने की गुंजाइश रहती है। ब्यूटी इंडस्ट्री में इसी तरह का एक ट्रीटमेंट और प्रचलित है, बोटॉक्स। इसे लेकर भी सीडीसी ने वार्निंग जारी की थी। दरअसल यूएसए के मार्केट में इन दिनों फेक बोटॉक्स इंजेक्शंस की भरमार हो गई है। बोटॉक्स यानी बोटुलिनम टॉक्सिन एक कॉस्मेटिक इंजेक्शन है। इस ट्रीटमेंट में स्किन से झुर्रियों और फाइन लाइन को कम करने का दावा किया जाता है। सीडीसी के मुताबिक बोटुलिनम टॉक्सिन के प्रयोग से भी बोटुलिज्म की बीमारी हो सकती है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में और भी कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। इनमें से एक है कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में माइक्रोप्लास्टिक्स का बढ़ता इस्तेमाल। सबसे पहले जानते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स होते क्या हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स किसी उत्पाद के निर्माण में या बड़े प्लास्टिक के छोटे टुकड़ों में टूटने से उत्पन्न होते हैं। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 5 मिलीमीटर से छोटे आकार के प्लास्टिक के कणों को माइक्रोप्लास्टिक के तौर पर परिभाषित करता है। माइक्रोप्लास्टिक को प्राइमरी और सेकेंडरी 2 कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। प्राइमरी कैटेगरी में व्यावसायिक प्रयोग के लिए तैयार किए गए छोटे आकार के टुकड़ों को रखा जाता है, जैसे स्क्रब, शैम्पू, मस्कारा में पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक। वहीं सेकेंडरी कैटेगरी में बड़े प्लास्टिक आइटम जैसे प्लास्टिक की बोतल से टूटने वाले माइक्रोप्लास्टिक इत्यादि रखे जाते हैं। अब सवाल है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इनका उपयोग किया क्यों जाता है। माइक्रोप्लास्टिक का उपयोग आमतौर पर चेहरे और शरीर के स्क्रब जैसे एक्सोफोलिएटिंग उत्पादों में किया जाता है। टूथपेस्ट में फ्रिक्शन के लिए और कुछ सौंदर्य प्रसाधनों में बनावट और रंग के लिए भी इनका उपयोग होता है। इनके प्रयोग से चैलेंज क्या क्या है? माइक्रोप्लास्टिक्स एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता का विषय है क्योंकि वे आसानी से बायोडिग्रेड नहीं होते और सालों तक पर्यावरण में बने रहते हैं। यहां तक कि नाली में बह जाने पर वे नदियों, झीलों और महासागरों तक पहुंच सकते हैं, जहां वे समुद्री जानवरों द्वारा निगले जा सकते हैं और खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में प्रवेश कर जाते हैं।
जब माइक्रोप्लास्टिक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और मनुष्यों द्वारा उपभोग किए जाते हैं तो वे स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं। कुछ शोधों से पता चला है कि इनमें हानिकारक रसायन और विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं जो समय के साथ शरीर में जमा हो जाते हैं। पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के चलते कई देशों ने सौंदर्य उत्पादों में माइक्रोप्लास्टिक के उपयोग को विनियमित या प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि आजकल कंपनीज माइक्रोप्लास्टिक के प्राकृतिक विकल्पों की ओर रुख कर रही हैं, जिनका उपयोग सौंदर्य उत्पादों में किया जा सकता है, जैसे कुचले हुए बीज, मेवे या फलों की गुठलियां। कंपनीज सेलुलोज या स्टार्च जैसी सामग्रियों से बने बायोडिग्रेडेबल विकल्प भी तलाश रही हैं। आइए आगे बढ़ें। वैश्विक स्तर पर कुछ नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। यूएसए और चीन सहयोगी होने चाहिए, न कि दुश्मन। ये बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कही है। दरअसल मौका था यूएसए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन की चीन यात्रा का। यूएसए में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद की तुलना आप भारत में विदेश मंत्री के पद से कर सकते हैं। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि यूएसए और चीन दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, इन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए। हालांकि इस मौके पर दोनों देशों के रिश्तों में मौजूद अनसुलझे मुद्दों को भी हाईलाइट किया गया। चीन के राष्ट्रपति ने यूएसए और चीन के लिए 3 सिद्धांत भी प्रपोज किए हैं। इनमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी परस्पर आदर, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यानी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और विन विन कोऑपरेशन यानी दोनों देशों के लिए लाभकारी सहयोग की बात कही गई है। इसके अलावा एंटोनी ब्लिंकन को चीन द्वारा रूस को दिया जा रहा सहयोग, ताइवान मुद्दा, दक्षिण चीन सागर विवाद और मिडिल ईस्ट के मुद्दों को भी उठाया। चीन के विदेश मंत्री ने यूएसए को कुछ रेड लाइंस को लेकर भी बात की है। चीन के मुताबिक यूएसए चीन की रेड लाइंस में इंटरफेयर न करे। रेड लाइंस को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये चीन की संप्रभुता और सुरक्षा के मुद्दे हैं। आपको बता दें कि चीन जहां भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट में उलझा है, उन ज्यादातर जगहों पर वो अपना दावा करता है। इस तरह चीन के लिए टेरिटोरियल डिस्प्यूट उसकी संप्रभुता का मामला है। देखिए, चीन का डिप्लोमेटिक स्तर पर यह सॉफ्टर टोन यूं ही नहीं हुआ है। अर्थव्यवस्था में हो रही धीमी वृद्धि इसकी सबसे बड़ी वजह है। चीन को बाहरी देशों से अब निवेश की जरूरत है। हम एक बार यूएसए और चीन के बीच के सदाबहार मुद्दों को समझ लेते हैं। इन मुद्दों के चलते यूएसए और चीन के रिश्ते हमेशा से फ्रेजाइल रहे हैं। पहला मुद्दा है विचारधारा का। यूएसए एक पूंजीवादी देश है तो चीन घोषित तौर पर साम्यवादी। दूसरा मुद्दा है वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की दोनों देशों की लालसा का। देखिए, यूएसए हमेशा से खुद को दुनिया का मुखिया मानता रहा है। इस मुद्दे पर उसकी बादशाहत को पहले सोवियत संघ से चुनौती मिलती रही, फिर सोवियत संघ के वारिस रूस से, लेकिन अब वो जगह चीन ने अख्तियार कर लिया है। अब यूएसए को चीन से मुकाबला करना पड़ता है। चीन ने यूएसए को उसके परंपरागत तौर पर सहयोगी रहे देशों में चुनौती दी है, जिसका एक उदाहरण है पाकिस्तान। पाकिस्तान लंबे वक्त तक यूएसए का शागिर्द रहा है। तीसरा मुद्दा है आर्थिक तौर पर सशक्त होता चीन। चीन आर्थिक तौर पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन पैसे के बदौलत दुनिया के अन्य देशों में अपना प्रभाव बना रहा है, जो कि पहले से यूएसए का कोर एरिया रहा है। इसके अलावा चीन ने विनिर्माण क्षेत्र में खासी प्रगति की है। चीन के सस्ते सामान यूएसए में डंप होते हैं। यह भी यूएसए के लिए चिंता का मुद्दा है। इस मुद्दे को यूएसए की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने अपनी चीन यात्रा के दौरान उठाया भी था। डेटा प्राइवेसी हो या कार्बन टैक्स या फिर दुनिया में सबसे पहले कार्बन न्यूट्रल होने की बात, यूरोपियन यूनियन ऐसे प्रोग्रेसिव लॉज को ले आने में सबसे आगे है। अभी हाल ही में यूरोपियन पार्लियामेंट ने लंबे वक्त से डिस्कस हो रहे CSDDD यानी कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव को अपनाया है। नए कानून को फेज्ड मैनर में लागू किया जाएगा। साथ ही यूरोपियन पार्लियामेंट से मंजूरी मिलने के बाद अब इसे कॉर्पर यानी कमिटी ऑफ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन के पास भेजा जाएगा। इसके बाद यूरोपियन यूनियन इसे अडॉप्ट करेगी, फिर यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों पर यह लागू होगा। यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसे maastricht संधि के द्वारा गठित किया गया है। CSDDD यूरोपीय संघ द्वारा बनाए गए नियमों का एक सेट है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूरोप में काम करने वाली बड़ी कंपनीज पर्यावरण और मानवाधिकारों का ध्यान रखें। ये नियम केवल कंपनीज पर नहीं बल्कि उसके साथ काम करने वाली सहायक कंपनीज समेत पूरी सप्लाई चेन पर लागू होंगे। साथ ही यूरोपियन यूनियन में स्थित कंपनीज और यूरोप के बाहर की कंपनीज जो यूरोपियन यूनियन के देशों में व्यापार करती हैं,
उन पर भी ये लागू होंगे। इन नियमों की वर्किंग एक बार समझते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी एक्स के मालिक हैं। आपकी कंपनी कपड़े बनाती है। अब अगर आपको यूरोपियन यूनियन के देशों में व्यापार करना है तो CSDDD को फॉलो करना होगा। इसे फॉलो करने के लिए आपको मेक श्योर करना होगा कि उत्पादन के दौरान पूरी सप्लाई चेन में आपने वर्कर्स के तौर पर बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया है या किसी ऐसे प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं किया है जिससे पर्यावरण को नुकसान होता हो। पूरी सप्लाई चेन में मानवाधिकारों का पालन किया गया हो। देखिए, कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जहां पर पर्यावरण डैमेज होगा ही, यानी बिना डैमेज के प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। उसके लिए भी कुछ ऐसे उपाय अपनाने होते हैं जिससे पर्यावरण के नुकसान की भरपाई हो सके। जैसे अगर आपके प्रोडक्शन में पानी की खपत ज्यादा है तो आर्टिफिशियल लेक जैसा समाधान किया जाए। ऐसे ही प्रदूषण वाले उद्योगों को वृक्षारोपण करने की सलाह दी जाती है। हाल ही में आरबीआई ने फिनटेक फर्म पेयू को भारत में पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। इन प्रिंसिपल मंजूरी कोई फाइनल लाइसेंस नहीं होता, लेकिन इसके जरिए कंपनीज 6 से 12 महीने तक काम कर सकती हैं। इससे पहले आरबीआई पेयू के एप्लीकेशन को एक बार रिजेक्ट कर चुकी है। हमारे लिए समझना जरूरी है कि पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है। पेमेंट एग्रीगेटर एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है जो ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट करने और मर्चेंट्स को पेमेंट लेने की सुविधा देता है। पेमेंट एग्रीगेटर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कार्डलेस EMI, UPI, बैंक ट्रांसफर और ई-वॉलेट जैसे पेमेंट मोड से पेमेंट की सुविधा देता है। पेमेंट एग्रीगेटर वित्तीय संस्थानों और व्यक्तियों और मर्चेंट्स के बीच एक मिडिल मैन के तौर पर काम करते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर्स फंड्स हैंडल करते हैं, इसलिए आरबीआई इनके लिए टफ गाइडलाइंस सेट करती है। इससे ऑनलाइन फ्रॉड्स को रोका जा सके, ये सुनिश्चित करती है। पेमेंट एग्रीगेटर्स को कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर किया जाता है। इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स PAO, जो कि ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए काम आते हैं, और दूसरी कैटेगरी है फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल PAP। ये फिजिकल पेमेंट यानी आमने सामने भुगतान की सुविधा मुहैया कराते हैं। यहाँ एक बात और समझिए कि अभी तक पेयू एक पेमेंट गेटवे था। अब आरबीआई से परमिशन मिलने के बाद ये पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम कर सकेगा। पेमेंट गेटवे एक सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन लेन देन करने की अनुमति देता है। वहीं पेमेंट एग्रीगेटर में ये सभी पेमेंट गेटवे शामिल होते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर एक इंटरफेस है जहां पेमेंट गेटवे लेन देन का प्रोसेस करता है। इसे ऐसे समझते हैं, पेमेंट एग्रीगेटर एक बड़े मॉल की तरह है जहां पर आपको हर ब्रांड का स्टोर मिल सकता है। वहीं पेमेंट गेटवे किसी एक ही ब्रांड का स्टोर है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। एक अध्ययन के अनुसार भारतीय पासपोर्ट वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे सस्ता और वार्षिक खर्च के मामले में सबसे किफायती पासपोर्ट है। इस मामले में यूएई के पासपोर्ट का स्थान सबसे ऊपर है। इस सूची में मैक्सिको का पासपोर्ट सबसे महंगा है, जिसकी कीमत 10 साल के लिए $231.05 अमेरिकी डॉलर है। वहीं भारतीय पासपोर्ट की कीमत 10 साल की वैलिडिटी के लिए 18.07 अमेरिकी डॉलर है। यह अध्ययन कंपेयर द मार्केट AU द्वारा किया गया था, जो एक ऑस्ट्रेलियाई फर्म है। इसने विभिन्न देशों के पासपोर्ट के एक्विजिशन अर्थात अधिग्रहण लागत की तुलना की। इस फर्म ने प्रति वर्ष वैलिडिटी पर उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और वीजा मुक्त पहचान प्रदान करने वाले देशों की संख्या के आधार पर उनके मूल्य का मूल्यांकन किया। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024 जारी की गई। इसे फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा तैयार किया गया तथा इसे ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा लॉन्च किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार 59 देशों में हर 5 में से एक व्यक्ति यानी लगभग 20% आबादी ने 2023 में अत्यंत गंभीर स्तर की फूड इनसिक्योरिटी का सामना किया, जबकि 2016 में यह संख्या 48 देशों में 10 में से एक व्यक्ति यानी लगभग 10% थी। इसमें गाजा पट्टी और सूडान खाद्य संकट के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इस बढ़े हुए खाद्य संकट का प्रमुख कारण संघर्ष और असुरक्षा है तथा इसका दूसरा प्रमुख कारण चरम मौसमी घटनाएं हैं। समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति का चौथा सत्र कनाडा की राजधानी ओटावा में आयोजित किया गया। इस कानून को विकसित करने की दिशा में यह वार्ताओं का अंतिम चरण है। इसका पहला सत्र 2022 में उरुग्वे, दूसरा सत्र 2023 में फ्रांस और तीसरा 2023 में केन्या में आयोजित हुआ था। इसका 5वां सत्र 2024 में कोरिया गणराज्य में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रक्रिया का समापन करना है। इसके बाद एक राजनयिक सम्मेलन आयोजित होगा जहां राष्ट्राध्यक्ष समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इन वार्ताओं का उद्देश्य जवाबदेही, उत्तरदायित्व, वित्त पोषण, रासायनिक मानकों, आयात निर्यात प्रतिबंधों पर मानकों का एक वैश्विक ढांचा निर्धारित करना है।
हर साल 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा किया जाता है। इस वर्ष की थीम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और SDGs नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण रखी गई है। इसे मनाए जाने के पीछे उद्देश्य इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना, नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना है। इसकी स्थापना साल 2000 में विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा की गई थी। फिलीपींस, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास किया। इसका आयोजन फिलीपींस के पलावन प्रांत के तट पर किया गया। यह फिलीपींस और अमेरिका के बीच वार्षिक संयुक्त युद्ध अभ्यास का हिस्सा है, जिसमें 17,000 से अधिक सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसके कुछ अभ्यासों में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास को दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन के बीच बढ़ते कूटनीतिक विवाद और समुद्री मुठभेड़ों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। शोधकर्ताओं की एक टीम ने अंटार्कटिका में ऐसी घटना देखी है जो बड़ी आपदा की ओर इशारा करती है। दरअसल शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका में फ्रांस देश जितने बड़े बर्फ के टुकड़े पर अध्ययन किया, जिसे रॉस आइस शेल्फ कहते हैं। यह बर्फ का टुकड़ा दिन में 1 या 2 बार कई सेंटीमीटर आगे खिसक रहा है। इसकी यह मूवमेंट विलेंस आइस स्ट्रीम के कारण बढ़ रही है। यह अंटार्कटिका के सबसे बड़े बर्फ शेल्फों में से एक है। इसका आकार लगभग 4,87,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इस बर्फ की शेल्फ का केवल 10% भाग ही दिखाई देता है तथा अधिकांश भाग सतह से नीचे रहता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 26 अप्रैल या फिर 1 अप्रैल? अगला प्रश्न है, खबरों में रहा कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव किससे संबंधित है? आसियान, यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स या फिर G7? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, RTS वैक्सीन किस रोग के लिए मंजूर की गई है? मलेरिया, कोविड, चिकनगुनिया या फिर पोलियो? सही जवाब है इसका विकल्प ए यानी मलेरिया। अगला प्रश्न था, एथिलीन ऑक्साइड है खाद्य पदार्थों में प्रयोग किया जाने वाला कीटनाशक, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए प्रयोग में आने वाला पदार्थ, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ, हर्बल रंग बनाने के लिए प्रयोग होने वाला पदार्थ? सही जवाब है विकल्प ए। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।